नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आज का शो कुछ ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि जब बात रियल एस्टेट की आती है तो रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ी चिंता, चाहे वो कंज्यूमर की हो, चाहे वो डेवलपर की हो या ओवरऑल इंडस्ट्री की हो, टैक्स की आती है। बड़ी जटिल व्यवस्था है। डेवलपर भी परेशान होते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर परेशान होते हैं कि कितने टैक्स दूं, प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर बेचने तक और प्रॉपर्टी में रहने तक तमाम तरह के टैक्स होते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पैनल है और इस पैनल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रियल एस्टेट में जो टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है उसे और बेहतर किया जा सकता है, उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या जो टैक्स का बोझ है वो आम कंज्यूमर पर, इंडस्ट्री पर क्या थोड़ा कम हो सकता है। जीएसटी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या उनमें कोई बदलाव किया जा सकता है। तो समस्याएं बहुत है, लेकिन उन समस्याओं का क्या समाधान निकल सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे आज के इस शो में। हमारे साथ बहुत ही शानदार पैनल है। हमारे साथ हैं प्रतीक जैन, पार्टनर हैं पीडब्ल्यूसी से। हमारे साथ हैं एमएस मनी, पार्टनर हैं डेलॉइट से। और हमारे साथ हैं अभिषेक रस्तोगी, फाउंडर हैं रस्तोगी चैम्बर से। अभिषेक जी, प्रतीक सर और मनी सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले शुरुआत मैं मनी सर आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि हमने देखा कि रियल एस्टेट में बात चाहे कंज्यूमर के एंगल की हो, बात चाहे इंडस्ट्री के लेवल से हो, बड़ी जटिलता है टैक्सेशन में। ये जटिलता क्यों है और क्या इस पे कोई सरलता, या जो नया हमारा टैक्स बिल आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी इजी हो जाएगा, ये जो जटिलता है इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, पहली बात यह है कि अगर हम जीएसटी की तुलना करते हैं प्रीवियस लॉस के साथ में, जहाँ पर एक्साइज थी, वीएटी थी, सर्विस टैक्स थी, उसके मुकाबले में अगर हम जीएसटी को देखते हैं तो जटिलताएं काफ़ी कम हैं। अब जटिलताएं ज़रूर हैं क्योंकि हर टैक्स लॉ की अपनी एक पद्धति है। टैक्स लॉ की उस पद्धति के हिसाब से कुछ जटिलताएं तो आएंगी, पर अगर हम कंपेयर करते हैं, और मैं सिर्फ दो चीज़ कहना चाहूँगा इस वक्त। पहली बात यह है कि जीएसटी आने के पहले हर स्टेट में जो वैट लॉ हुआ करती थी, वो 29 स्टेट में 29 लेजिस्लेशन थी जो प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करती थी, और हर स्टेट की जो लेजिस्लेशन थी वो दूसरे स्टेट के सिमिलर नहीं थी। अब उसकी वजह से अगर कोई ऑल इंडिया रियल एस्टेट कंपनी कोई प्लानिंग कर रही है, उनको महाराष्ट्र के लिए और कर्नाटक के लिए और केरल के लिए अलग अलग करना पड़ता था, क्योंकि जो अंडरलाइंग फ्रेमवर्क वैट लॉ की थी वो अलग थी हर स्टेट की। उसके मुकाबले में अगर हम आज की तारीख में देखते हैं 2017 के बाद में, जहां पर वस्तु और सेवा कर आ चुकी है, काफ़ी जटिलताएं उसमें, काफ़ी जटिलताएं जो पहले बिजनेस को होती थी उनका तो समाधान हो गया है। पर उसके बावजूद आज की तारीख में भी कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको जटिलता कह सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जहां पर शायद कंज्यूमर्स की गलतफहमी भी हो सकती है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जीएसटी के अंतर्गत जो कंज्यूमर को टैक्स पे करनी है वो काफ़ी सिंपल है। ओके। लो वैल्यू प्रॉपर्टी के ऊपर 1% पे करनी है, रेसिडेंशियल के ऊपर 5% करनी है, कमर्शियल के ऊपर 12% करनी है। तो टैक्स लॉ के हिसाब से या टैक्स रेट के हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो जीएसटी में भी जटिलताएं जरूर हैं, पर पिछले के मुकाबले में काफ़ी कम हो चुकी हैं। आपसे मेरा सवाल होगा प्रतीक जी, जैसे कि पहले 12% टैक्स था, जीएसटी था, उसमें आईटीसी मिलता था। अब 5 और 1 जब से हुआ है तो उसमें आईटीसी नहीं है। तमाम बार हम कई डेवलपर संगठन से भी बात करते हैं, क्रेडाई से, नरेटको से बात करते हैं, तो उनका कहना था कि दोबारा से आईटीसी शुरू होना चाहिए क्योंकि काफ़ी नुकसान होते हैं, कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो जाएगा उससे। लेकिन बंद भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर ने ही करवाया था, ये ऐसा कहा जाता है। अब कितना सच है कितना नहीं वो तो आप जानते होंगे बेहतर। क्या आईटीसी दोबारा शुरू होने से, अगर शुरू होता है, तो कंज्यूमर को फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि मनी सर ने कहा कि आईटीसी डेवलपर तो काट लेता था लेकिन वो पास ऑन नहीं हो पाता था। देखिए, कोई भी टैक्स सिस्टम जब आप बनाते हैं उसमें, और जीएसटी में इनपुट क्रेडिट एक फंडामेंटल है। अब गवर्नमेंट के अपने रीजंस रहे होंगे आईटीसी नहीं देने का, बट ये सही प्रैक्टिस नहीं है मेरे ख्याल से। तो अगर इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है कि उनको ऑप्शन मिलना चाहिए आईटीसी का, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उस पर सोचना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मुझे ऑप्शन दे दें कि मैं 12% जीएसटी पे करना चाहूँ विद इनपुट क्रेडिट तो पे कर सकता हूँ, मैं 5% चाहूँ विदाउट इनपुट क्रेडिट तो 5% का ऑप्शन दे दें। कंज्यूमर के लिए फायदा होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का रियल एस्टेट है। क्योंकि अगर 5 से 12 मूव करते हैं तो 7% बढ़ गया आपका टैक्स। तो ये कस्टमर को तभी फायदा होगा जब इनपुट क्रेडिट जो है आपकी 7% से ज्यादा हो, तभी वो आपको पास ऑन करेंगे, तभी प्राइस कम होगा। अगर आप लैंड खरीद के बेचते हैं तो नहीं लगता जीएसटी, उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है।
अगर आप कंस्ट्रक्ट करके बेचते हैं, उसका कस्टमर जो है हमारा पहले ही आ जाता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बीच में कस्टमर आता है तो आप जीएसटी पे करते हैं। अगर मैंने फ्लैट बना के रखा हुआ अपने पास, उसके बाद सेल किया तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। और स्टैंप ड्यूटी हर एक सेल पे लगती है। आज मैंने 50 लाख रुपए का कोई फ्लैट खरीदा, कल को मैं उसको 1 करोड़ में बेचूंगा, अगर मान लीजिए 4-5 साल बाद, तो 1 करोड़ पे दोबारा स्टैंप ड्यूटी देना होगा। एग्जैक्टली। तो स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए लोग तरह तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं, कैश कंपोनेंट इकोनॉमी में बढ़ता है। वो आई थिंक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि पूरे के पूरे सेक्टर को आप जीएसटी में लेके आए, लेकिन उसके लिए आपको अभी स्टेट्स के पास राइट है स्टैंप ड्यूटी वगैरह की, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लिकेशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये होगा कि आप जीएसटी पूरे सेक्टर पे लेके आए और पार्शली नहीं लगाएं। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने कही, क्योंकि जीएसटी लाया ही इस मकसद से गया था कि बहुत सारे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब प्रॉपर्टी की, हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी का आपने जिक्र किया। आपसे अभिषेक जी मेरा सवाल ये होगा कि स्टैम्प ड्यूटी आदमी की है या प्रॉपर्टी की है? अगर प्रॉपर्टी की है तो वो जब जब बिकती है, जब जब कोई नया व्यक्ति खरीदता है, तो एक ही प्रॉपर्टी की 10 बार स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन तो खैर है ही, होना भी चाहिए। क्यों ना ऐसा हो कि आप स्टैम्प ड्यूटी एक बार में और ज़्यादा ले लें, लेकिन वो एक बार की ही हो? तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि वो आदमी की है या प्रॉपर्टी की है? देखिए, पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लॉ को समझें। जो स्टैम्प ड्यूटी का इम्प्लीकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो हर स्टेट में उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे या कैलकुलेशंस होंगी या रेट होगा वो डिफरेंट होगा। जहाँ तक कि जीएसटी की बात है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है और जीएसटी काउंसिल के माध्यम से डिसीजंस लिए जाते हैं। जीएसटी में भी तो स्टेट का हिस्सा होता है। जीएसटी में भी स्टेट का हिस्सा होता है, स्टैम्प ड्यूटी भी दो अलग। सो अब क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन पर, जैसा कि प्रतीक जी ने बताया, उस ट्रांजैक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी का इंप्लीकेशन दोनों हो सकता है। अब रियल एस्टेट सेक्टर में अगर स्टैम्प ड्यूटी किसी चीज पर लग रही है और उस पर जीएसटी भी लगे तो उसका टैक्स इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो कंज्यूमर की आप बात करते हो, कंज्यूमर को एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है। जहां तक कि जीएसटी का सवाल है, जीएसटी एक ही बार लगेगा क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन पे लगता है, मगर जैसा कि बताया गया स्टैम्प ड्यूटी हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो आज जो रियल एस्टेट सेक्टर, जो इश्यूज में अगर आप उसे डिवाइड करोगे तो एक तो रेट और क्रेडिट्स का मुद्दा है, और आप जानते ही हैं सफारी के केस में बहुत बड़ा इशू है कि क्रेडिट्स मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मगर अगर आप इसे पूरे इशू को डिवाइड करेंगे तो एक तो मुद्दा हो गया रेट का और उस पर एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स का। दूसरा मुद्दा ये हो गया जो आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो ऐसे एम्बिगुअस इशू हैं, जो जॉइंट डेवलपमेंट के इशू हैं, जो असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट के इशू हैं, करेक्ट, उन इश्यूज को अगर गवर्नमेंट आज एड्रेस करती है, क्लैरिफिकेशन से करती है। इनफैक्ट अगर आप असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड लैंड्स की बात करेंगे, उसमें तो इनफैक्ट गवर्नमेंट का सर्कुलर भी है, गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन भी है, 30 साल से ऊपर के लैंड के लिए नोटिफिकेशन भी है, फिर भी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शन पर डिसीजंस लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, फील्ड फॉर्मेशन को ये गाइडेंस देनी चाहिए, जिससे हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को। बिल्कुल ठीक बात है मनी सर। इसी पर थोड़ा सा हम स्टैम्प ड्यूटी पर ही रहते हैं, अभी अलग नहीं जाते हैं। मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी की ही वजह से होता यह है कि लोग जो एग्रीमेंट करते हैं वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी में विवाद होते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि स्टैम्प ड्यूटी भी सरकार को जाए, मल्टीपल एग्रीमेंट भी हो लेकिन वो प्रॉपर हो, जिससे विवाद ना बढ़े? और अगर हम देखें तो विवाद सबसे ज़्यादा शायद रियल एस्टेट में ही है। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी का जो मुद्दा है, पहला इशू ये है कि हर स्टेट में अलग अलग है। इसको अगर यूनिफाई करना है, इसका सिर्फ एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि स्टैम्प ड्यूटी को जीएसटी के अंतर्गत लेके आए। एग्जैक्टली। और जैसे प्रतीक जी ने कहा, ये सारी जो मुश्किलें हो रही हैं, सारी जो अड़चन आ रही है आज की तारीख में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को, उसके हर पैमाने को जीएसटी के अंतर्गत लेके आएँ। तो इसमें दो चीज़ें होगी। पहली तो ये होगी कि जो रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको सर्टेनिटी मिलेगी। उन्हें अभी पता है कि जो रियल एस्टेट उनको सेल करना है, चाहे वो कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, ये रेट ऑफ ड्यूटी है, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना मिलेगा, उसके हिसाब से मैं इतने का प्राइसिंग रखूँगा, उनको सर्टेनिटी आ जाएगी। कंज्यूमर के हिसाब से अब हर बार कोई रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी लेके जब बेच रहा है
तो हर बार इंक्रीज टैक्स क्यों पे करे? एग्जैक्टली। अब आज की तारीख में अगर एक इंडिविजुअल एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करता है और वही बंदा उसी प्रॉपर्टी को दोबारा बेचता है, तो पहली दफ़ा उसने जो स्टैम्प ड्यूटी पे किया है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। तो स्टैम्प ड्यूटी तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, हायर वैल्यू के ऊपर नए तरीके से लेवी होती है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ों का हल है पूरे सेक्टर को जीएसटी के अंतर्गत लेके आना। पर पूरे सेक्टर को अगर जीएसटी के अंतर्गत लेके आना है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में ये स्टेट लिस्ट में है। बिल्कुल, इतना आसान नहीं है, इतना ये आसान थोड़ा नहीं चैलेंजिंग है। और बहुत ज्यादा और चैलेंजिंग पिछले है। 8 साल में जीएसटी आने के बाद में, अभी 8 साल होने को आए जुलाई में, जो जीएसटी का जो फ्रेमवर्क था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2017 में, आज भी वही फ्रेमवर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके बाद हुई नहीं है आज तक। ओके। तो वो होना मुश्किल मैं है। ऐड करना चाहूंगा कि जब तक ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब तक जीएसटी अभी तो कंसेंसस नहीं है कि जीएसटी में लाया जाए, तब तक गवर्नमेंट शायद ये एक्सप्लोर कर सकती है कि अगर मैंने 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करा और फिर 150 का बेचा, क्या मैं सिर्फ 50 रुपए पे ही स्टैम्प ड्यूटी पे करूं? तो उसमें अगर अबेटमेंट का कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, क्योंकि जीएसटी का कुछ कॉम्पोनेंट 50% तो स्टेट को जा ही रहा है। बिल्कुल। और इसमें ये एग्जामिन करने की बात है कि अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट तो उसमें रेवेन्यू का नुकसान कितना होगा। ठीक। क्योंकि क्या होगा कि अगर प्रॉपर्टी बाहर बेचते हैं तो उसमें लोग अग्रीमेंट कराएंगे, फॉर्मल उसमें होगा और उसमें कैश कंपोनेंट वगैरह कम होगा, तो शायद मुझे लगता है रेवेन्यू का नुकसान उतना नहीं हो। इसमें एक और चीज़ है सर, ओपन मार्केट वैल्यू की भी जो व्याख्या है वो भी बड़ी जटिल है। मैं देख रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में ओपन मार्केट वैल्यू की जो परिभाषा है वो समझना बहुत कठिन है। अगर हम देखें तो कई फैक्टर्स इसमें होते हैं, खासकर बार्टर ट्रांजैक्शन में। तो ये जो परिभाषा है इसको आसान कैसे किया जा सकता है? मुझे लगता है कि सर्कल रेट का कॉन्सेप्ट, स्टैम्प ड्यूटी के लिए बोल रहे हैं आप, राइट? बिल्कुल, लेकिन सर्कल रेट और जो सेल रेट होता है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। हाँ। कोई खरीद रहा है माल किसी और भाव पे और सर्कल रेट कुछ और भाव पे, तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? इसलिए उन्होंने सर्कल रेट बढ़ाया है क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं उस प्राइस पर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो इसलिए सर्कल रेट बढ़ाया। और सर्कल रेट मुझे लगता है कि बहुत केसेस में कम है। उसके बाद भी सर, जब हम देख रहे हैं सर्कल रेट गवर्नमेंट का एक है, उसके बाद सेल अगर किसी दूसरे भाव पर हो रही है तो हम इसको यूनिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समस्या कहाँ आ रही है? वही इसको अगर यूनिफाई करनी है तो एक बहुत सिंपल मुद्दा ये है कि अगर पहले ट्रांजैक्शन से जो स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है उसकी क्रेडिट या अबेटमेंट दूसरे ट्रांजैक्शन पे मिलेगी तो ऑटोमेटिक लोग सही वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ डिफरेंशियल पे करना है। तो ये तो अपने आप से हो जाएगा। पर ये जो इश्यू है कि स्टैम्प ड्यूटी भी जीएसटी के अंतर्गत आ जाए, वो काफ़ी मुश्किल है। और ये मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की ऑब्जेक्टिव रहेगी, शॉर्ट टर्म में तो करना बहुत मुश्किल है। आपसे मेरा सवाल होगा अभिषेक जी, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो खरीदते समय वो मतलब तमाम तरह के टैक्स देता है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की बात हमने की ही, प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी वो देता है, बेचता है तो कैपिटल गेन टैक्स देता है, तमाम तरह के टैक्स हैं। क्या आपको इनमें किसी तरह की गुंजाइश दिखती है? क्योंकि प्रॉपर्टी का भाव कम से कम 20 से 30% तो इसी से बढ़ जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी गुंजाइश की जाए तो क्या प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ती नहीं होगी? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि सबको घर मिले, अफोर्डेबल हो सबके लिए, तो ये अफोर्डेबल अगर सरकार थोड़ी सी मुरव्वत करे, डेवलपर थोड़ी सी मुरव्वत करें तो वो अपने आप कम हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। अगर आप प्रॉपर्टीज पे टैक्सेस देखेंगे तो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं, जैसे आपने बताया। उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा, उस पर इनकम टैक्स भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एटसेट्रा शॉर्ट टर्म में पे करना पड़ेगा। और मेरे मित्रों ने बताया कि कैसे उसको सेट ऑफ से आप ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हो कि वो आपको कम इम्पैक्ट हो। जिससे पहले मैं इम्पैक्ट पे जाऊं, पहले इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि एक वैल्यूएशन पर, जो स्टैम्प ड्यूटी पर्पसेस के लिए वैल्यूएशन होती है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है और क्यों होती है। पहली बात तो जो वैल्यूएशन के स्केड्यूल्स होते हैं वो हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं। तो हर स्टेट अगर डिफरेंट वैल्यूएशन करेगा तो यूनिफाइड वे नहीं है उसको डिटरमिन करने का कि क्या रेट होगा। विमेन लेगी तो रेट अलग होगा, मैन लेगा तो रेट अलग होगा, ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती हैं।
दूसरी चीज क्या होती है कि इलाके को देख के रेट को तय किया जाता है, तो रेडी रेकनर रेट बोला जाता है जिसको, जिस रेट से अगर आप ऊपर बेचोगे तो ऊपर की वैल्यू मानी जाएगी, नीचे बेचोगे तो नीचे की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, मिनिमम रेट माना जाएगा। अब प्रश्न दो आते हैं, जब आप स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेशन की बात करते हो तो आपने स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी हाईएस्ट रेट पे ले ली, जो भी उन दो में से हायर रेट है, और जब आप कैपिटल गेन लगाते हैं तो आप इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से उसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू को देखते हैं, मगर उसको भी बोलते हैं कि ये मिनिमम रेट तक रहेगा। तो बेसिकली आप उस गैप पर भी एक इनकम पे आप टैक्स लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी डिपेंडिंग पीरियोडिसिटी के हिसाब से है। तो उसी ट्रांजैक्शन पर जो कि एक सेल ट्रांजैक्शन है, उस पर आपने दोनों टैक्सेस एक तरह से दिए, और क्योंकि ये सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन है तो इसमें जीएसटी तो नहीं होगा मगर स्टैंप ड्यूटी होगा। स्टैंप ड्यूटी जब होगा और इनकम टैक्स का भी बर्डन होगा तो उस समय कोई ऐसे रिबेट के ऑप्शंस गवर्नमेंट को निकालने चाहिए, और ऐसा लगता है कि जो अभी इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स कोड जो नया आ रहा है उसमें रियल एस्टेट को कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करी जा रही है वो ये हो सकता है कि स्पेशली हाउस प्रॉपर्टी पे उसमें ऐसे बेनिफिट दिए जाएं कि वो डिस्टिंक्शन हटा दी जाए, और जितनी भी आपकी इनकम है वो वहीं पर क्लब होगा। तो क्योंकि अगर आपकी 12 लाख रुपए तक आज एग्जेम्प्ट है और वो कल लेट से 20 लाख या 25 लाख हो जाती है, अगर आपका उतना कैपिटल गेन है तो आप अपनी नॉर्मल इनकम में ही उसको ऐड करोगे। तो ऐसी इश्यूज गवर्नमेंट एड्रेस करना चाहती है, मगर हां, अगर स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी हाई है और इनकम टैक्स का किसी तरह से बेनिफिट मिलता है तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ठीक बात है। प्रतीक सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हम जो देख रहे हैं नया टैक्स बिल जो आ रहा है उसमें सबसे बड़ी बात हो रही है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो आम टैक्स पेयर है उसके लिए अभी भी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं टैक्स जो भर रहा हूं वो मैंने ठीक भरा है कि नहीं भरा है। जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी भरने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ मैंने गड़बड़ भर दिया है कि वापस नोटिस हमारे पास आ जाएगा। तो जो टैक्स पूरा स्ट्रक्चर है वो इतना डरावना क्यों है? अगर हमारे पास भी एक छोटा सा नोटिस आ जाता है तो हमें लगता है कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया कि ऐसा तो नहीं कि घर की कुर्की हो जाएगी। आमतौर पर लोगों में यही ख्याल आता है। तो जो टैक्सेशन है वो फ्रैंकली क्यों नहीं है? मुझे लगता है व्यू डिफरेंट है। मुझे लगता है कि ऐसा है फ्रैंकली। अगर आप 15-20 साल पहले बोलते शायद मैं मानता आपकी बात, इवन 10 साल पहले। अब वो तो गवर्नमेंट ने काफी सिंप्लीफाई कर दिया। आप देखिए न्यू इनकम टैक्स स्कीम है जिसमें आपको कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता, वो तो फ्लैट है, राइट। उसमें टैक्स की दर भी काफी कम कर दी है। आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि 80 से 90% जो रिफंड्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली प्रोसेस आते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आपको रिफंड आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अगर ऐसी फीलिंग है लोगों में तो क्यों है समझना पड़ेगा, थोड़ा एजुकेशन करने की जरूरत है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने तो काफी काम किया है इसके ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट सवाल मनी सर मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जब हम रियल एस्टेट की या टैक्स सिस्टम की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखती है। अगर हम इसके पैरेलल देखें तो दुबई एक बहुत उभरता हुआ रियल एस्टेट मार्केट है, काफ़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट यहाँ से हो रहा है, और भी तमाम देश हैं जो भारत में लोगों को इन्वेस्ट करा रहे हैं, अपने देश में लेके जा रहे हैं, यूरोप में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ का टैक्स का जो मैकेनिज्म है पूरा रियल एस्टेट की नज़र से वो पारदर्शी है, काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी है। तो हम वहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उतना ट्रांसपेरेंट हो जाए जितना दुबई में रियल टाइम प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि आज ये प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई, आप उनके वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये समय, इतनी ट्रांसपेरेंसी आने में कितना समय लगेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात है कि इंडिया का कंपैरिजन दुबई के साथ करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। मैं उस मैकेनिज्म पे कर रहा हूं। कंपैरिजन तो इंडिया का पूरी दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। नहीं, इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है अगर हम यूरोपियन मार्केट के साथ करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो इन्फ्लुएंस करती है टैक्स के स्ट्रक्चर को। तो यूरोप की जो सोशल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो इंडिया के जैसे है। इसलिए वो कंपेयर, अच्छा, यूरोप की जो टैक्स की सिस्टम है, चाहे वो इनकम टैक्स की हो या VAT की हो, वो कंपेरेबल है इंडिया के साथ में। इसकी वजह से अगर हम EU वैट जिसको कहते हैं उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया में लेके आ सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। अगर हम 10 साल पहले की देखते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या GST हो, उसके मुकाबले में आज की जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, वास्टली इम्प्रूव्ड है, कंपेरेबल विद वेरी गुड टैक्स सिस्टम्स। पर अभी भी अब टैक्स जो है
वो क्या है कि जैसे इकोनॉमी डेवलप होती रहती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, उसको भी अपग्रेड करते रहना पड़ता है। उसमें कभी कभी वो कैचअप वाली सिचुएशन आ जाती है। मैं कह रहा हूं कि जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, ये क्या बदलाव लाने वाला है? इसमें किस तरह की पॉइंट्स हैं जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर को समझने चाहिए? पहली बात यह है कि उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है जिससे नॉर्मल टैक्स पेयर समझ सके। सेक्शन की संख्या कम कर दी गई है और बहुत से जो प्रोविज़ो थे इनकम टैक्स के अंतर्गत उसको रूल्स में लेके गए हैं। तो नॉर्मल टैक्स पेयर को भी अभी इनकम टैक्स के साथ डील करना, समझना आसान रहेगा। पर उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा यह है कि इनकम टैक्स बिल आने के पहले से इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए काफ़ी सिंप्लीफिकेशन पिछले 4-5 साल में हो चुकी है। ओके, इंप्रूवमेंट काफ़ी हो चुकी है और नए इनकम टैक्स बिल आने की वजह से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की संभावना है। चीजें और आसान हो जाएंगी। तो मेरा सवाल यही है कि जो कॉमन ब्रांड के यूज को लेकर विवाद होते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? वो एक मुद्दा है जो जीएसटी में आया है, जो पहले नहीं था कि उसमें अब डिफरेंट स्टेट्स में जो आपके डिफरेंट ऑफिसेज हैं उसको आप अलग अलग एंटिटी मानते हैं। तो अगर मैं कॉमन एक ब्रांड यूज कर रहा हूँ और उसको दूसरी स्टेट बोलती है कि भाई इसको क्रॉस चार्ज होना चाहिए क्योंकि सम ब्रांड जो है वो दूसरे स्टेट के तहत है, उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन अभी लेके आए हैं। अगर आपको दूसरे स्टेट में फुल आईटीसी क्रेडिट मिल रहा है तो आप ब्रांड की कुछ भी वैल्यू करें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है क्योंकि आपको आईटीसी नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। तो ये एक प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में। इसमें गवर्नमेंट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है कि ब्रांड को आप कैसे वैल्यू करेंगे उसके बारे में बताएं, या फिर ये बोलें कि भाई ब्रांड जो है, अगर आप एक ही ब्रांड को अगर डिफरेंट स्टेट में यूज कर रहे हैं तो इसको हम सर्विस नहीं मानेंगे। Okay. इसमें काफी डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। होपफुली आने वाले कुछ समय में इसमें कुछ होगा। तो ये हमारी कोशिश थी, हालांकि ये चर्चा तो बहुत बड़ी हो सकती है, इतने इश्यूज हैं और उन इश्यूज पर काम भी हो रहा है, कोशिश भी हो रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं, बात चाहे होम बायर की हो, बात चाहे इंडस्ट्री के डेवलपर्स की हो या ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हो, टैक्स को लेकर समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन पर काम भी हो रहा है, ये भी एक अहम बात है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक जी, प्रतीक जी और मनीष सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।